एडविन भी आपको खुशामदीद कहता है और तवक्को तो की जा रही थी लेकिन बहरहाल हुकूमत का शेख रशीद जैसी भारी भरकम सियासी रहनुमा पर हाथ डालना, गिरफ़्तार करना और गिरफ़्तारी भी बड़े जिसे कहते हैं हतक आमेज़ तरीके से रात के वक्त की गई, वो लगता यह है कि आइंदा दिनों में इससे ज़्यादा जाराना अंदाज में हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कुचला जा सकता है। शेख साहब ने यकीनन गिरफ़्तारी के बाद जब पहुँचे और जो कुछ कहा वो इससे ज़्यादा भी कह सकते थे और जो कुछ कहा वो भी थोड़ी उसे हम दिखा भी नहीं सकते। जो उनकी ज़बान जहर उगल रही थी, आग उगल रही थी। देखिए शेख साहब जब पेश हुए अदालत में तो उन्होंने क्या कहा। इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है, इन्होंने जुल्म किया, ऑर्डर भी है, इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियां लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और जबरदस्ती मुझे डाला इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए हैं। और आज ही जस्टिस क्या नाम था उनका, ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो। ये सारा नवाज लीग का टाउट है, राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहे हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी इमरान खान के साथ। मैंने कहा कि शेख साहब ने इसको बराह रास्त जिम्मेदार आसिफ जरदारी को ठहराया। उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो यकीनन नहीं आ सकते थे। बहरहाल शेख साहब का कोई 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है पुलिस ने कहा था और उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। उनके कहा कि घर से बोतलें निकली हैं गैर मुल्की शराब की और नशे में उनको बताया गया, डॉक्टरी में हुआ। और ये जो दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले किया है कि सगा कहना है कि शेख रशीद जरदारी ख़ानदान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। बहरहाल मैंने कहा ना कि शेख साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने अदालत में कहा कि मुझे हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया है। और शेख साहब ने कहा कि जी मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, हथकड़ी भी लगाई गई और रात को सोने भी नहीं दिया गया। शेख साहब ने कहा कि जी इमरान खान को नाअहल करार दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, हत्ता कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जहर भी दिया जा सकता है। शेख साहब ने जो संगीन इल्ज़ामात हुकूमत पे लगाए, जैसे मैंने कहा वो मैंने उसमें से कुछ तो स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं जा सकते थे। और इसी तरह जो पुलिस ने इल्ज़ामात एक ऐसे सियासतदान पर जो पिछले 40 साल से 16 बार वज़ीर रहा है, पोजीशन में रहा है, वो इल्ज़ामात भी वही थे जो माजी की साबिक़ा हुकूमतें सियासतदानों के ख़िलाफ़ लगाती रही हैं। भैंस चोरी का, ट्रैक्टर चोरी का, या शराब की बोतलों के साथ या मंशियात के साथ। हमारे साथ ताहिर नसीर नुमाइंदा मौजूद हैं जो कवर करते रहे सारी सूरत अदालत से, और सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मतीन हैदर मौजूद हैं। पहले ताहिर नसीर से मालूम करते हैं। सॉरी ताहिर नसीर तक पहुंचने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। जी मतीन हैदर, यानी फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी अपनी जगह, लेकिन शेख रशीद पर हाथ डालना, गिरफ़्तार करना, आपको ख्याल में बड़ी ख़बर ही नहीं कहा जाएगा, बल्कि इससे ये भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि आइंदा जाकर हुकूमत मज़ीद जारहाना अंदाज इख्तियार करेगी, हत्ता कि शायद दूसरी गिरफ़्तारी हमारे इमरान खान की ना हो। जी मतीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बहुत बड़ी गिरफ़्तारी है और ये बिल्कुल ज़ाहिर करता है कि हुकूमत अब किसी भी तौर पे जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है उनकी PTI, उसको किसी भी एतबार से अब बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये स्टेटमेंट्स देखें, बहुत नॉर्मल से स्टेटमेंट्स थे जो फवाद चौधरी ने दिए, जो शेख रशीद अहमद ने दिए। ये जो पॉलिटिकल अरेस्ट हो रहे हैं, इसका एक बड़ा रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक जमहूरी मुल्क है और इसमें आज़ादी इजहार जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। ये लीडर्स जो हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, 40 to 50 ईयर्स का पॉलिटिकल कैरियर शेख रशीद अहमद का,
अभी 8 माह पहले तक ये वज़ीर दाखिला थे और यही पुलिस उनको प्रोटोकॉल देती थी, और आज बड़े ही शर्मनाक अंदाज में इतने सीनियर पॉलिटिशियन को 80 बरस के करीब उनकी उम्र है अब, और उनको हथकड़ी लगाकर जो है वो अदालत में पेश किया गया। ये क्या मैसेज पाकिस्तान से जाएगा पूरी दुनिया को, दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ को, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो इस वक्त पाकिस्तान पर नज़रें रखे हुए ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इमदाद दे रही है, ये बहुत काउंटर ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि यानी शरीफों ने या ख़ुद उनके वज़ीर दाखिला ने, हुकूमत ने या ख़ुद पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा। यानी इसी किस्म के केस जब उनके ख़िलाफ़ होते थे, हत्ता कि मेरे ख़्याल में कोई घटिया तरीन इंतहाई सतही, और जब कुछ आपको सबूत ना मिले ये कहा जाए कि जनाब उनके पास से शराब की बोतलें निकली थी। मैं भी 30-35 साल से जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब गुनाहगार आदमी हैं, लेकिन अगर और कौन, ये मैंने कहा ना कि मैं तफसील में नहीं जाऊँगा चाहता था, लेकिन पॉलिटिकल से ज़्यादा ये वाली जो इल्ज़ामात लगाना, ये तो ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल में हुकूमत जो आमतौर पर माजी की हुकूमत है जिस तरीके से शायद अकल को बैठती थी, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मतीन ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जिसे कहते हैं इंतहाई ओछे हथकंडे हैं ये हुकूमत की जानिब से। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त तो एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, ये तो यहाँ पे इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दीगर तमाम राइट विंग्स और जिसे कहते हैं लेफ़्ट विंग की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और तमाम तर उसमें सीनियर और जय्यद तरीन पॉलिटिशियन है, लेकिन माजी की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा गया। आज वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो इस मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी के ऊपर हाथ डाला जाता था, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, तो ये इनके स्टेटमेंट्स आए कि वो इस किस्म की इंतकामी सियासत को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें, ऐसी कोई कमिटमेंट उनकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं फिर कहूँगा, अभी आपने देखा कि पीटीआई की एक और लीडर शानदाना गुलजार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, आहिस्ता आहिस्ता दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा साथ रहिएगा जरा, मैं ताहिर से मालूम करता हूँ। जो ताहिर आज आपने कवर किया, और यकीनन शेख साहब पर हाथ डालना, उन्हें गिरफ्तार करना, मैं मतीन से कह रहा था इसलिए बड़ी खबर है कि गालिब खान के बाद दूसरे बड़े तहरीक इंसाफ के हवाले से कायद हैं। शेख साहब बहुत गुस्से में थे, उम्र अपनी जगह, लेकिन जिस तरह रात भर वो कहते हैं जी सोने नहीं दिया गया, फिर हथकड़ी डाल के लाना, ये तो बहुत ही इंतहाई दर्जे की मेरे ख्याल में जो है इंतकामी कार्रवाई की आखिरी इंतहा है। तो क्या कैसा माहौल था अदालत का, ताहिर? जी मुजाहिद साहब, देखें ये वफाकी वज़ीर दाखिला साबिक रह चुके हैं। शेख रशीद अहमद 16 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर रह चुके हैं, मुख्तलिफ वजारतें इन्होंने संभाली रखी। लेकिन अगर हम बात करें गुज़िश्ता रात की, कि जब 12:15 बजे शेख रशीद अहमद को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में इनके घर से गिरफ़्तार किया जाता है, जैसे ही शेख रशीद को गिरफ़्तार किया जाता है तो पुलिस की जानिब से एक बयान दिया जाता है कि शेख रशीद अहमद शराब के नशे में धुत थे, उनसे 1 बोतल शराब मिली है, असला मिला है। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक जो वो इलाका लगता है, त्रेड चौकी लगती है, थाना मरी लगता है, वहाँ पे हमने चेक किया वहाँ के DPO से, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा अभी तक हमने कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं किया। आज सुबह सवेरे जब शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया गया, तो वहाँ पे एक तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। ऑलरेडी अगर हम कचहरी की बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद हैं, और जब शेख रशीद अहमद को वहाँ पे पेश किया गया तो हथकड़ी लगाकर और शेख रशीद को जब कमरा अदालत में लाया गया तो प्रोसिक्यूटर ने यह सदा की कि शेख रशीद अहमद की वॉइस मैचिंग करवानी है, फोटोक्रोमेटिक टेस्ट करवाना है, जिस पर शेख रशीद अहमद ने अदालत में सदा की कि मेरी उम्र 75 साल है, 16 वजारतें मैं देख चुका हूँ, मुझे हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। शेख रशीद की सदा पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी हथकड़ी खुलवाई। उसके बाद शेख रशीद ने अदालत में यह भी कहा कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मुझे बैठने की
जो है मेरी इस्तदा है कि मुझे बैठने की इजाज़त दी जाए। कमरा अदालत में शेख रशीद अहमद को बैठने की इजाज़त दी गई। पुलिस की जानिब से ये कहा गया, जो प्रोसिक्यूटर थे, कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, वॉइस मैचिंग करवानी है। इस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से ये इस्तफसार किया कि क्या आपके पास आसिफ अली जरदारी ने खुद कंप्लेन की है या उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के जो नायब सदर हैं राजा अनायतुर रहमान, उन्होंने एप्लीकेशन दी है। उसके बाद हमने शेख रशीद अहमद को समन भी जारी किया था। लेकिन कमरा अदालत में जो शेख रशीद के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया, सरदार अब्दुल राज़िक, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमने ऑलरेडी शेख रशीद अहमद को जो नोटिस भेजा गया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने उस नोटिस को मुअत्तल कर दिया है और नेक्स्ट वीक की डेट भी मुकर्रर की गई है जिसमें पुलिस हुकाम को भी बुलाया गया है। और जो सरदार अब्दुल राज़िक थे उन्होंने ये भी इस्तदा की कि ये मुकदमा बनता नहीं है, सियासी बुनियादों पर यह एक मुकदमा बनाया गया है और एक ऐसा इल्ज़ाम आयद किया गया है कि शेख रशीद कोई साजिश कर रहे हैं, तो क्या इनके पास कोई सबूत है। तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला तो महफूज किया शेख रशीद ने। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। लेकिन आपको आज अगर हम बताएं कि जिस तरह फवाद चौधरी को पेश किया गया था, PTI की एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो मकामी लीडर थे वो वहाँ पर आए थे। लेकिन क्योंकि शेख रशीद अहमद का ताल्लुक रावलपिंडी से है तो रावलपिंडी से राजा राशिद हफीज़, राजा नासिर महफूज और दीगर जो 2-4 कारकुनान थे या 2-4 कायदीन थे वो वहाँ पे, उस तरह वहाँ पे गहमा गहमी नहीं थी। शेख राशिद शफीक ठीक है, ताहिर नसीर हमें इंतहाई तफसील से बता रहे थे कि आज अदालती कार्रवाई। शुक्रिया ताहिर नसीर। लेकिन मतीन, मैं ताहिर नसीर की जो तफसील आपने सुनी, जिस तरह उन्हें लाया गया, जिस तरह केस बनाया गया, लगता है कि हमारे हुक्मरानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। लेकिन इसके आप इसको सियासी तनाजुर में किस तरह देखते हैं मतीन? क्योंकि ये जो शेख रशीद पे हाथ डालना, गिरफ्तार करना, आपको इल्म है ना कि ये एक यानी मुस्तकबिल में शायद जो ये बड़े फैसले करने जा रहे हैं उसमें जो दूसरी बड़ी आवाज़ ही मैं कहूँगा शेख रशीद की, उन्हें गिरफ्तार करना क्या इशारे दे रहा है? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, और आपके इस प्रोग्राम में मैं बताता चाहूँ कि ये तय हो चुका है कि PTI के सरबराह इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा और वो भी टैरन के केस के हवाले से उनके ऊपर अब ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि उन्होंने उसकी अपनी जो बेटी है टैरन जो अमेरिकन है उसकी जो है वो वल्दियत छुपाई है। ये सिर्फ एक केस है, उनके ख़िलाफ़ और भी बहुत सारे केसेस हैं पेंडिंग में। और पंजाब के अंदर जो निगरान वज़ीर आला है उनको ख़ास तौर पे ये टास्क सौंपा गया है। और लंदन में मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी पाकिस्तान आमद से कबल जो है ये मिशन, उसको उन्होंने इस मिशन का नाम दिया है कि मिशन ये है कि PTI का पंजाब में सफाया किया जाए, इनके चीदा चीदा जो रहनुमाएँ जो ट्रबल क्रिएटर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। गालिबन मियाँ नवाज शरीफ, वो जो आपने वजह सही बताई कि मियाँ नवाज शरीफ की आमद से पहले शायद ये सब कुछ तैयारियां हो रही हैं। और मैंने कहा ना कि बदकिस्मती की बात यह है कि वो केसेस बनाए जा रहे हैं तो हमें अयूब खान के दौर की याद दिलाते थे, नवाब कालाबाग की, जनरल ज़ियाउल हक की, बाद में शरीफों और भुट्टो ने भी जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है। और फिर इस हुकूमत ने जो कुछ अभी किया, इसके बावजूद के बड़े PTI के इक़दाम की या उनके जो गिरफ्तारियाँ थी उनकी मदम्मत करते थे। लेकिन यकीनन शेख रशीद की गिरफ्तारी मुस्तकबिल में हुकूमत के जो संगीन कदम उठाने जा रही है उसकी जानिब इशारा कर रही है। ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा पेशावर की खबर लेते हैं कि आज IG KP ने बड़े इंकशाफात किए हैं अपने गुफ्तगू में। हमारे साथ रहिएगा। TTV में मुजाहिर वली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। 48 घंटे हो गए हैं लेकिन आपने देखा एक खौफ व हरास की फ़िज़ा अभी भी मौजूद है और मुख्तलिफ रद्दअमल जो सामने आया है उसने सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया है। आज IG KP हमारे मौज़म जा ने बड़ी तफसील से कुछ वजाहतें पेश की
और उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया कि हम दहशतगर्दी के नेटवर्क के करीब पहुंच गए हैं और उनके नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़रा देखें आईजी मोदमजा ने क्या कहा। तमाम स्पेकुलेशंस खारिज से अंदर आया। एक हवलदार से उसने बात की मस्जिद के करीब जाके। हमारे पास 6-7 कैमरे जो इस पूरी रोड पे लगे हुए हैं, तमाम में फर्दन उसको चेक किया गया और देखने के बाद और जिससे बात की, जिससे उसने पूछा कि द जमात कमज़े की दे, उसका हमने इंटरव्यू किया एंड देन ही गोज इनसाइड। स्पेसिफिक थ्रेट नहीं था इस पुलिस लाइन को। जो सुसाइड बॉम्बर हमें, जिसकी बाकियात हमें मिली हैं, हेड मिला है, उस सुसाइड बॉम्बर की किसी किस्म की कोई तस्वीर जो आप कह रहे हैं ना कि पहले वो शेयर हुई वगैरह वगैरह, ये वो नहीं है। कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है। जिन लोगों को कस्टडी में लिया गया है उनका हमारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ जी हमारे साथ मोहतरम अख्तर अली शाह साहब हैं, साबिक आईजी केपी। शाह साहब, आप भी पूरा आपने दौर गुजारा है और केपी तो पिछले 3 दहाई से उधर से आने वालों और हमारे मकामी लश्करों सिपाहों का निशाना बना रहा है। ब्लेम करना आसान होता है, जो करना भी नहीं चाहिए। ख़ुद के हमलावर भी नहीं रोके जा सकते तमाम तर सिक्योरिटी के बावजूद। लेकिन कुछ सवाल अभी तक ऐसे हैं जो जिनकी वजाहत हमारे आईजी साहब कर रहे थे। क्या आप उससे मुतमईन हैं, हो सकते हैं कि ये कहना कि 10 किलो का बारूदी मवाद हेलमेट पहन के एक जा रहा था तो पेटी भाई समझ के जाने दिया, ये बात कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबल समझ में नहीं आती। शाह साहब, मैं ये कहूँगा कि ये अगर जो शख्स यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर था, उसकी या तो सही ब्रीफिंग नहीं हुई, उसकी तरबियत में कमी थी कि उसको ये हालात, मैं जब भी वहाँ उस गेट पे गया मुझे रोका गया है, मैं गाड़ी में सामने बैठता हूँ, पूछा गया, फिर मेरे साथ जो मेरे गार्ड्स होते हैं वो बताते हैं, वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं कि सैयद अख्तर अली शाह हैं, आईजी हैं, रहे हैं। फिर वो मेरा नाम भी दर्ज करते हैं, उसके बाद मुझे अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर ये शख्स यहाँ पर तैनात भी नहीं था और उसने अपने आप को जाहिर किया कि वो पुलिस की वर्दी, एक पुलिस वाला। तो ये लाजिम था कि वो बाहर का बंदा है तो उसकी शनाख्त करता, उससे पूछता कि वो किसके पास जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर लगता तो ये है कि जो बात की जा रही है कि उसने कहा कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ और उसको जाने दिया। तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही इंतहाई गफलत, और इसका एहतमाल हो भी सकता है। इससे पहले मुझे याद है कि 2007 में जब स्वात में शोरश थी तो एक शख्स स्वात पुलिस लाइन में गया, गेट पर उसने ये कहा कि वो गलगई थाने में मामूर है ड्यूटी पर और उसकी तब्दीली हुई है और उसके हाथ में वर्दी थी, उसको अंदर जाने दिया गया। लेकिन वहाँ अंदर लाइन ऑफिसर को शक हुआ और उससे आवाज़ दी कि इसको मत आने देगा। तो इस आवाज़ पर उस शख्स ने खुद को वहां पर फिर उड़ा दिया, जिससे वो लाइन अफसर भी शहीद हुआ। लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि वहां पर जो असेंबली होनी थी, गिनती होनी थी, वो उस तक नहीं पहुंच सका। ये इस किस्म के वाक़यात कोताही की वजह से माजी में भी हुए हैं। हाल ही में आपने देखा कि लतीफ़ अफरीदी साहब का कत्ल हुआ, वहाँ भी वो वकील था, उसे काला कोट पहना और उसकी तलाशी नहीं हुई। तो ये एहतमाल तो हो सकता है, लेकिन अब ये बात कि ये एक दिन में तो होगा नहीं। उसको ख्वाब उसने नहीं देखा कि यहाँ पर पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन में मस्जिद कहाँ पर वाक़या है, उसकी लोकेशन क्या है, किस वक्त नमाज होती है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये इसके लिए रैकी की गई है, बाकायदा अंदर पहले से आना जामद और रफ्त रहा। और ये सिर्फ इस एक शख्स का काम ही नहीं, इससे यकीनन किसी और को साथी बनाया होगा, इनसाइडर कोई ना कोई इनके साथ शामिल होगा
और या ये खुद इनसाइडर है, या यहाँ पर वो सिविलियन पॉपुलेशन जो कि वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनमें से कोई इनके साथ शामिल होगा। इसके बगैर ये मुझे मुमकिन नजर नहीं। शाह साहब, एक और बात है, आपने दुरुस्त फरमाया कि मुझे भी कभी इत्तफाक हुआ है ख़ास तौर पर कुछ गैर मुल्की सफारत खाने जाने का और बाद हसास जगहों का, तो मैंने देखा कि हमारे साथ वो बहुत सीनियर लोग भी अगर हमें रिसीव करने आते हैं जो उस दफ्तर के होते हैं, वो बिल्कुल उनकी भी सिक्योरिटी चेक होती है, हमारी भी होती है, हमारे साथ उनकी भी सिक्योरिटी चेक होती है। लेकिन ये हमारे कल्चर आप नहीं हो गया, चाहे अगर असम्बलियों में देखें, वज़ीर आज़म हाउस में देखें, वज़ीर हाउस में, गवर्नर हाउस में जाते देखें, या इन जगहों में देखें कि अगर कोई जान पहचान का आदमी है, कोई और आदमी, यानी बहुत लाइटली हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी चेक होता है। पता नहीं इसके बाद लोग सीखें या नहीं सीखें, ये एक बड़ा सबब नहीं बना इस बड़े वाक़े का? मैं यही कह रहा हूं कि जहां पर जब हम हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जब हम उससे तसाइल पसंदी करते हैं, उससे रद्दगरानी करते हैं, तो फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। तो अब तो ये है कि मसलन एक तो ये है कि हम सुपरविजन हमारी कमज़ोर हो जाती है, इंस्पेक्शंस हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपने मातहत की हर वक्त सुपरविजन करनी पड़ती है, इंस्पेक्शंस करनी पड़ती हैं, उन पर नज़र रखनी पड़ती है, और बात उनको आपने बताना पड़ता है। और ये मेरा एक तजर्बा रहा है कि हम हमेशा इनको कहते हैं कि आपके खतरात हैं, आपने इकट्ठे भी नहीं खड़े होना, क्योंकि अगर इकट्ठे खड़े होंगे तो खुदकश या आप जो आपको टारगेट करेगा तो उसके लिए आसानी होगी, आप अपने दरमियान में गैप रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब सुपरविजन में कमजोरी आ जाती है, वो फिर दोबारा उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। तो ये शायद एक और सवाल भी यहाँ उठता है, शायद एक और सवाल भी उठता है कि यानी कुछ 83,000 हमारे केपी में शहादतें हुई हैं, सिक्योरिटी अफसर भी मारे गए हैं, फिर आपके इर्द गिर्द यानी बीच में तो हमने देखा काफ़ी रुक गया था, लेकिन काबुल में जब से दोबारा तालिबान आके बैठे हैं, उनको बाहर जेलें टूटी, उन्हें रिहा किया गया, वली महसूद दोबारा वहाँ बाहर आया, मुनज़्ज़म किया, धमकियाँ भी दी, लेकिन हमने वो जो बाहर से आने वालों को जो पहले रोक रहे थे, चेक कर रहे थे, मैं देखता हूँ अभी भी गालिबन कोई कहते हैं कि 10,000 आते जाते लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेक भी नहीं किया जा सकता, वो खैर डॉलर लेके जाते हैं तो अलग बात है। तो और पेशावर के नवा और इर्द गिर्द में भी मेरे ख्याल में वो जो लोग रह रहे हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही कि कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। मुकामी आदमी तो पहचाना जाता है ना, ये भी बाहरी का आदमी लगता होगा। तो इस सिलसिले में तो एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी ना शाह साहब, हम चले माजी को भूल भी जाएं अगर। मैं ये कहूँगा कि ये वाक़यात एक दिन के नहीं है, ये एक वाक़या हो गया। ये तो गुज़श्ता 9/11 के बाद एक पैटर्न है, इसकी बाकायदा स्टडीज हुई हैं, हर एक को पता है जो इस ऑपरेशंस में, इस सिलसिले में इन्वॉल्व रहा है, उनको मॉडस ऑपरेंडी का, उनके तर्ज अमल का पता है, ये वो उनका ग्रांड डिज़ाइन क्या है, वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से माहिदे करते हैं, फिर किस तरह से टाइम एंड स्पेस गेन करते हैं, फिर कैसे वो टेक्टिकल रिट्रीट्स भी कर लेते हैं, फिर जब टाइम एंड स्पेस गेन करते हैं फिर अपने अहदाफ की तरफ वो स्ट्राइक भी करते हैं। इनकी प्रोफाइलिंग भी है, इनकी इंडेक्सेशंस भी हुई हैं, इनकी रेड बुक्स भी बनी हुई हैं, इनकी लोग गिरफ्तार हुए, उनकी इंटरोगेशंस भी हुई है, उनके तरीक़ेकार का भी पता लगाया गया है। ये कोई ऐसे ढकी छुपी बातें नहीं हैं, लेकिन हुआ ये कि हम खुशफहमी में रहे, हमने तारीख से सबक भी सीखा। मैंने हमेशा एक बात की कि पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट जो है ना माजी में काम आई, ना आज कायम आएगी, ना मुस्तकबिल में काम आएगी। जब भी हमने अपीसमेंट की है, जब भी हमने एग्रीमेंट्स की हैं, तो इन्होंने टाइम एंड स्पेस गेन किया, इनका असर नफूज जो है वो ज़्यादा हुआ, ये और इलाकों में भी ज़्यादा फैले। अब भी जब वहाँ पर ये हुआ, हमने मज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को तय किए बगैर ही उनको कंसेशंस दी और उनको फिर मूवमेंट का मौका मिला। और वो आपने देखा कि स्वात में कैसे नमूदार हुए, शुमाली वज़ीरिस्तान में नज़र आए। फिर जब अवामी प्रेशर बढ़ा तो वहाँ से वो एक दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। सिर्फ उन्होंने फिजिकल एरिया छोड़ दिया, लेकिन जहाँ तक उनका न्यूक्लियस है या उनकी तंजीमें हैं वो तो अपनी जगह पर कायम है।
ठीक है, शुक्रिया। साबिक आईजी अख्तर शाह साहब बड़े तफसील से बता रहे थे कि वो लोग हैं जिनको हम बरसों से देख रहे हैं, उनके तरीके वारदात को देख रहे हैं, लेकिन माजी से हमने सीखा। ब्रेक के बाद आऊँगा तो अभी हमारे दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा सख्त जवाब दिया है काबुल हुकूमत के रिमार्क्स पर। इस पर गुफ्तगू करेंगे अपने ब्यूरो चीफ से, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर के इमरान यूसुफ ज़ई हैं। इमरान, ये जो इस पूरे हमारे अभी साबिक आईजी से बात हो रही थी, खुरमशाह साहब से, या जो आपके आईजी बात कर रहे थे, लेकिन इस पहलू से अभी तक नज़र नहीं डाली गई कि शुरू में तहरीक तालिबान की तरफ से ये कहा गया था कि खालिद खुरासानी का बदला लिया गया है, लेकिन 48 घंटे बाद इसके बावजूद कि हम अफगान के लिए, काबलों के लिए, अफगानी तालिबान के लिए क्या कुछ करते रहे, गालिबन ऑफिशियली उन्होंने इसकी कोई मजम्मत नहीं की है ना इमरान? जी बिल्कुल, मुझे सब इस हवाले से कुछ दिन पहले, एक दिन 2 दिन पहले शायद, बल्कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसी दिन एक वीडियो भी सामने आई थी, और जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उसकी जानिब से भी एक बयान सामने आया था, और बाकायदा तौर पर इस हवाले से उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान चूँकि दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, दोनों की सरहदें मिलती हैं, तो दोनों के जो दुख और दर्द है या दोनों की जो तकालीफ है वो बिल्कुल एक जैसी हैं, और जब भी किसी एक तरफ भी हालात जो है वो अबतरी का शिकार होते हैं तो उसके असरात लाजमी तौर पर जो बॉर्डर के करीब तरीन इलाके हैं वहाँ पर जरूर पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस बात की जो है वो इस तरफ इशारा किया है कि जरूर पाकिस्तान को इससे बेहतर के अगर वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करे तो बेहतर ये है कि वो अपने इन मामलात को खुद देखे, सिक्योरिटी के मामलात को देखे, ताकि लेकिन इमरान आप माशाल्लाह इस पूरे सूरत हाल को ढाई ऊपर से कवर करते रहें, क्या ये कोई ओपन सीक्रेट तो नहीं है कि पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्हें वहाँ से पनाह भी मिली हुई है, वली महसूद के बारे में कहा जाता है कि वो भी वहाँ पर है, और उनको सेफ पैसेज भी यहाँ से मिल जाता है, ये जो तोरखम के रास्ते से, या और ये जो पोरस बॉर्डर है उसके रास्ते। ये मुमकिन ही नहीं है ना कि वो इतने पावरफुल हो जाएं, इतने बड़े बड़ी वारदातें करें बग़ैर काबुल के वन नज़र में। वहाँ भी तकसीम है किसी एक ग्रुप या गिरोह की सरपरस्ती के बगैर। जी देखिए, मुझे सिर्फ इस पर एक अहम चीज ये भी जो है वो सामने रखने वाली है, और उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है कि बहुत सारे इसमें धड़े हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहले ही दिन जिस दिन ये ब्लास्ट होता है उसी दिन जो तहरीक तालिबान है, कालादल तंजीम, उसकी तरफ एक धड़े की तरफ से बाकायदा तौर पर इसको क्लेम किया जाता है, और जो खुदकश हमलावर उसके हवाले से कुछ तफसीलात भी सामने लाई जाती है। लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद बाकायदा तौर पर जो TTP है उसकी तरफ से इसको जो है वो न सिर्फ रद्द किया जाता है बल्कि इससे लाताल्लुकी का इजहार किया जाता है, और साथ ही इस हमले को जो है उसकी मजम्मत भी की जाती है, और जो शोधा हैं उनके लिए जो है मफ़रत भी की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है अमूमी अगर हम देखें पूरी दुनिया की, खासतौर पर इस खिते की, तो जो भी इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनको बहुत ज्यादा धड़ों में तकसीम है, और धड़ों में तकसीम होने का नुकसान अल्टीमेटली जाहिर सी बात है जहां जहां वो मौजूद हैं उन धड़ों के में बचने का नुकसान जो है वो उन ममालिक को है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी ऐसा ही एक मुल्क है, और जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान के हमारे बॉर्डर लगते हैं, तो जो सूरत हाल वहाँ पर पेश आती है या जिस किस्म के हालात वहाँ पर आते हैं उसका जो साया है या वो उसके जो असरात हैं वो जरूर हम तक पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इस चीज़ को भी जरूर देखना चाहिए कि जो धड़े हैं इस मुख्तलिफ पसंद तंजीमों के, तो उसकी जो ये तकसीम है वो भी जो है ये मुझे बताएं ज़रा, अगर मैं जस्ट कंक्लूडिंग सवाल कि अब तो वहाँ काबुल में हुकूमत को तकरीबन 1.5 साल हो गया है, अभी भी आप नहीं समझते कि जो बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजिन जिन्होंने रजिस्टर भी नहीं है वो मौजूद हैं, और हमें नहीं इल्म के उनमें किस किस को कहाँ से, मैं बराह रास्त इंडिया का तो नहीं कहूँगा, हो सकता है वो भी हों, यानी कुछ अभी तक इन्होंने साफ सफाई की है, क्लीन अप किया है?
जी देखिए, इस हवाले से तो जाहिर सी बात है कि जब इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है और फिर उसके बाद जो कार्रवाई की जाती है, जो भी सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले इन्हीं लोगों को चेक किया जाता है, इन्हीं को देखा जाता है। और सबसे बड़ी जो है वो एक अफसोसनाक बात ये भी है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक बड़ी तादाद में ये इस वक्त भी न सिर्फ पेशावर में बल्कि सूबे के जो दीगर अजला है वहाँ पर भी मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी भी इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ अजला में और खास तौर पर पेशावर में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के से और फिर ये भी एक बड़ी वाज़ेह चीज़ दिखाई देती है कि जब इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो बहरहाल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा लिंक या कम से कम सहूलतकार जो है वो हमें दिखाई देते हैं कि वो इन्हीं में से कोई ना कोई निकलता है। तो मैं समझता हूं कि शुक्रिया इमरान यूसुफजई। आप जैसे मैंने कहा कि बहरहाल जितना बड़ा वाक़या था, काबुल हुकूमत की तरफ से कोई बहुत वाज़ेह मज़म्मती बयान नहीं आया और बल्कि एक हमें हमारे दफ्तर ख़ारजा को ये कहना पड़ा कि काबुल हुकूमत इसकी तहकीकात करे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिजली को इजाज़त दीजिए।